हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे करंट अफेयर्स वीडियो में आपके एग्जामिनेशन के लिए। और हाँ, ये 27 से 31 दिसंबर का है। देर से क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि मैराथन वीडियो जो चल रहा था उसे पेश करने में काफ़ी व्यस्तता हुई और इस वजह से ये देर हुई है। बीच में कंटेंट नहीं आ पाया था डेली का। लेकिन ये वाला जो वीडियो है ना, मैराथन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके तमाम एग्जामिनेशन के लिए। इसमें 2022 के टोटल करंट अफेयर्स 1500 एमसीक्यू इसमें कवर किए गए हैं। फटाफट मैराथन वीडियो है, 3 पार्ट का है। टोटल लगभग 5.5 घंटे का है। आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही काम आएगा और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और एक मेंबरशिप लेते हैं तो अगले 1 साल तक अपडेट भी मिलेगा आपको और साथ में मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ और बुक्स जो आने वाली है उस पर छूट भी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और हाँ, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये जनवरी का ही अपडेट है अभी का। क्वेश्चन होगा, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन कौन बन गए हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड के। आंसर होगा अनिल कुमार लोहाटी। और न्यूज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। फोटोग्राफ भी मेरे बगल में रहा। अनिल कुमार लोहाटी, 1 जनवरी को उनको रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। और इससे पहले वो दिसंबर में ही रेलवे बोर्ड में मेंबर बने थे। उससे पहले मेंबर बनने से पहले सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर थे, जीएम थे। और अब वो सीईओ और चेयरमैन हो गए हैं रेलवे बोर्ड के। रेल का जो सबसे प्रमुख जो निर्णय लेने वाली इकाई होती है वो रेलवे बोर्ड होता है। ओके, महत्वपूर्ण बात, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग के 1984 बैच के अधिकारी हैं वो, ठीक है। रेल मंत्री कौन है इस वक्त? अश्विनी वैष्णव। अगर सवाल हो कि रेलवे के यानी रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन थे, तो विनोद कुमार यादव वर्ष 2020 में। ओके, 2020 से ही सीईओ पद का भी क्रिएशन कर दिया गया था और सीईओ अब यह है अनिल कुमार लोहाटी और चेयरमैन भी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में चीनी सीमा के पास देश का सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे बन रहा है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और न्यूज़ देख रहे हैं आप। ये प्लान तो पास कर दिया और निर्माण का कार्य भी लगभग शुरू हो चुका है। 1700 किलोमीटर लंबा होगा ये। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि चीन जो है ना, वो बॉर्डर इलाके में विलेज बना रहा है और इंक्रोचमेंट करने की उसकी योजना है और विलेज में सेना रख रहा है वो। तो इसी वजह से ये फैसला किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और ये फैसला लगभग 2 साल पहले किया गया था मूलतः, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता या फिर बहुत धीमी थी रफ्तार। अब केंद्र सरकार ने ये तय कर लिया है, चूँकि बहुत कड़ी चुनौती मिल रही है अरुणाचल प्रदेश में। और वहाँ तवांग में एक घटना भी हुई। हालांकि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया वहाँ से, लेकिन तवांग से। लेकिन जो चुनौती है वो बरकरार है और आगे भविष्य में ये बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। तो इसलिए केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे बनाने का फैसला किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ये 5 साल में फ्रंटियर हाईवे बन जाएगी। और ये सरकार जो है वो यहाँ पर, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। और कैसे बनाया जा रहा है वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक बार, कि 1700 किलोमीटर लंबा, एक बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये ब्लैक कलर का ये रोड ही है और इस तरीके से ये सड़क बनाई जाएगी। जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे कुछ ही दूरी पर ये होगी सड़कें। वजह ये है क्योंकि हमें ज़रूरत है कि सीमा पर तुरंत अपने जो फोर्सेस हैं उन सबको पहुंचा सकें। जो मिसाइल है, तोप है, इन सब चीज़ों को, टैंक है, इन सब को वहाँ पहुँचाया जा सके, ठीक है। 2 लेन का होगा ये नेशनल हाईवे, NH 913 कहलाएगा, 913, ठीक है। और ये सीमावर्ती क्षेत्रों में जो घुसपैठ वगैरह है वो सबको रोकने का काम किया जाएगा। और इस हाईवे को परिवहन मंत्रालय बनवाएगा, ठीक है। लंबाई टोटल कितनी है? तो टोटल लंबाई 1748 किलोमीटर होगी। और इस हाईवे पर 800 किलोमीटर का कॉरिडोर ग्रीनफील्ड होगा। ग्रीनफील्ड मतलब कि जिस ज़मीन पर पहले कोई उपयोग ना हुआ हो, तो वहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। और ढेर सारे पुल, सुरंग वगैरह वगैरह बनाए जाएंगे और 2026-27 तक पूरा कर लिया जाएगा।
और ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ तक ये चलेगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैसला है केंद्र सरकार का। वजह यह है कि चाइना, जो इसके आगे चाइना है, ओके, तो उस तरफ से कोई हरकतें अगर होती हैं तो हम उसका पुरजोर और अचानक ढंग से जवाब दे सकें, उसके लिए ये सब किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की लागत कितनी होगी? तो लगभग 27,000 करोड़ रुपए होगी। ओके, भारतीय सैनिक चीनी सीमा के पास यानी LAC के पास वहाँ आसानी से पहुँच सकेंगे, जल्दी से पहुँच सकेंगे और बड़े बड़े हथियार वहाँ पर ले जाया जा सकेगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैसला ये हुआ है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेले का निधन हो गया 29 दिसंबर को, तो किस खेल से जुड़े हुए थे? मुझे लगता है कि सबको पता होगा, आंसर है फुटबॉल। 82 ईयर के थे, ओके, पेले। और कहाँ के थे वो? तो ब्राज़ील के थे। ओके, ब्राज़ील में उनका जन्म हुआ था। जब वो पैदा हुए थे तो उनका नाम एडिसन रखा गया था। ठीक है, ब्राज़ील कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में है ब्राज़ील, ये वाला, और यहीं पर पेले का जन्म हुआ था और उस देश का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया बहुत लंबे समय तक। पेले ने अपने करियर में 4 वर्ल्ड कप खेले और उनमें से 3 में उनको जीत मिली थी। ओके, एक अलग ही पर्सनालिटी थे पेले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों के नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार और गांव है तेलिया अफगान, उसके नाम को बदलने की सहमति दे दी है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। आंसर होगा गोरखपुर और देवरिया। ओके, इससे से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल आपको बताएंगे। क्वेश्चन होगा गोरखपुर की नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार, उसका नया नाम क्या रखा गया? आंसर होगा चौरी चौरा। ठीक है, एक बार मैप के थ्रू आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्यारा भारत और ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यहाँ है गोरखपुर, ये मैप में देख रहे हैं, और वहीं पर ये है मुंडेरा बाजार, जिसका नाम अब गृह मंत्रालय ने सहमति दे दी है कि उसका चौरी चौरा उस नगर पालिका परिषद का नाम कर दिया जाए। सवाल है क्यों नाम बदला गया है? देखिए, गोरखपुर शहर से ये कुछ ही दूरी पर है, वैसे तो ज़िले में है लेकिन मेन शहर से कुछ दूरी पर है, और ये चौरी चौरा नामक एक जगह है जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये बहुत चर्चित रहा है। बात है फरवरी 1922 की, तब चौरी चौरा में ब्रिटिश पुलिस ने सत्याग्रहियों में के जो शांतिपूर्ण जुलूस थे उस पर गोलियां चलाई थी और इसमें 3 लोग शहीद हो गए थे। तो इसके आक्रोश में आकर वहाँ लोगों ने पुलिस थाना जला दिया था, 23 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी, और इसी के बाद जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था, जो अहिंसक था, वो हिंसक रूप लेने लगा था, और इसी घटना के बाद से उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये घटना हुई थी चौरी चौरा, तो उसी का नाम अब कर दिया गया है वहाँ उस जगह का। मुंडेरा बाजार जो एक बहुत बड़ा इलाका है, नगर पालिका परिषद है, उसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, तो अब चौरी चौरा के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देवरिया जिले के गांव तेलिया अफगान का बदला हुआ नाम बताएं जिसकी सहमति केंद्र सरकार ने दे दी। आंसर होगा तेलिया शुक्ला। ठीक है, कहाँ पर है एक बार देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो ये उत्तर प्रदेश है और ये वाला जो हिस्सा देखा था आपने वो गोरखपुर था, और ये है देवरिया। ओके, बिहार की सीमा से सटा हुआ है, और उसी में एक जगह है तेलिया अफगान, तो उसका नाम अब तेलिया शुक्ला रखने पर सहमति जता दी है। केंद्र सरकार ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। तो बोलचाल की भाषा में इसे तेलिया शुक्ल के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो राजस्व अभिलेख हैं, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, उसमें तेलिया अफगान दर्ज था। तो लोगों की डिमांड भी होती थी, अब उसका नाम बदल कर रख दिया गया है तेलिया शुक्ला। ठीक है, तो लोग ये कह रहे थे कि नाम बदल दिया जाए। ऐसा नाम क्यों था अफगान? कई सारी इसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो कई सारी बातें थी कि कुछ अफगान वहाँ आए थे और उसकी वजह से उसका नाम हो गया था, कुछ और भी बातें थी, लेकिन मूलतः नाम ये है कि बदल गया नाम। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये है। हाँ, अब सवाल ये है कि केंद्र सरकार से NOC क्यों लेनी होती है? तो देखिए, नियम है कि देश में अगर किसी जगह का नाम बदला जाना है तो राज्य सरकार ऐसा फैसला कर सकती है, लेकिन उसे फाइनल तभी माना जाएगा जब NOC सेंट्रल गवर्नमेंट दे दे।
ठीक है, क्योंकि तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ भी इस चीज़ को बदलना होता है और तमाम राज्यों को भी बताना होता है कि इस जगह का नाम बदल गया है। तो इसलिए ये व्यवस्था है कि केंद्र सरकार से यानी गृह मंत्रालय से खासतौर पर वहाँ से एनओसी लेना होता है और उसके लिए रेल मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय संरक्षण विभाग, इन सब की टोटल सहमति होती है और गृह मंत्रालय तब देता है। ओके, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और राजधानी लखनऊ है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ है? आंसर होगा बनिहाल कटरा। ठीक है, कहाँ पर ये? जम्मू कश्मीर में बनिहाल कटरा। ये 12.89 किलोमीटर लंबी है, लगभग 13 किलोमीटर कह सकते हैं आप, और ये भारत की सबसे लंबी एस्केप सुरंग है। ओके, और ये सोमबर और खारी स्टेशन के बीच में बनाई गई है। इसका नाम T49 है, टनल 49। ठीक है, और ये ट्विन ट्यूब टनल है जिसमें मुख्य तौर पर ये एस्केप सुरंग है। ये विशेषता यही है कि एस्केप सुरंग कहाँ क्यों जाता है ये भी समझ लें कि जब आपात स्थिति में ज़रूरत होगी तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं एस्केप सुरंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहली मुस्लिम महिला का नाम बताएं जो एनडीए के बाद फ्लाइंग विंग के लिए चुनी गई हैं। कौन है वो? आंसर होगा सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, और न्यूज़ देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की रहने वाली हैं और इन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की, कोर्स पूरा किया और उनका अब फ्लाइंग जो विंग है उसमें उनकी एंट्री हो गई है। दूसरा स्थान मिला है फ्लाइंग विंग में, और इसी के साथ वो अगर ट्रेनिंग पूरा कर लेती हैं तो पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन सकती हैं। अभी तक बनी नहीं, केवल फ्लाइंग जो विंग है उसके लिए उनका चुनाव हुआ है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, सानिया मिर्ज़ा नाम है, इनके पिता टीवी मैकेनिक हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कार्यवाहक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये कार्यवाहक बनाया गया है जब तक कि परमानेंट नियुक्ति नहीं होती है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो असम मेघालय कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट बात। तो सीवीसी की भी बात कर लें, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये क्या, इसका क्या काम है? इसका काम है भ्रष्टाचार के मामले की जांच करना, उसको देखना। ये केंद्र सरकार का टॉप ये सरकारी निकाय है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी भ्रष्टाचार है उस सब के मामलों की जांच करना इसका काम है, देखना। ओके, नज़र बनाए रखना काम है। स्थापना हुई थी 1964 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अभी तो प्रभारी हो गए हैं, कार्यवाहक हो गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और हाँ, फोटोग्राफ ये रहा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित जहाज अर्नला, उसका जलावतरण कहाँ पर किया गया? आंसर होगा चेन्नई। ओके, अर्नला को चेन्नई में जलावतरण किया गया। जलावतरण का मतलब क्या हुआ कि समुद्र में उतारा गया है, वो निर्माण हो गया उसका, अब उसकी टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार रसिका चौबे, उनकी उपस्थिति में ये जलावतरण किया गया। न्यूज़ आप देख रहे हैं, और ये रहा जहाज। ठीक है, अब सवाल होगा कि अर्नला ये नाम क्यों रखा गया है इस जहाज़ का? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी जब पूरी सेना थी तो अर्नला एक द्वीप था। ठीक है, महाराष्ट्र में एक द्वीप है समुद्र में ही, तो वो एक रणनीतिक समुद्री महत्व का क्षेत्र था और वहाँ पर उन्होंने पूरी सेना, नौसेना उन्होंने रखी हुई थी, तो इस वजह से इसका नाम अर्नला रखा गया। सवाल होगा कि इसका निर्माण किसने किया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात। और ये अभय वर्ग के जहाज़ों की जगह लेगा। करीब 77 मीटर लंबा है ये जहाज़। ओके, चौड़ाई 10 मीटर के आसपास है। ओके, और ये इसमें ख़ास बात है कि ये समुद्र की निगरानी वगैरह का काम करेगा मुख्य तौर पे, और ये सबमरीन को भी सर्विलांस कर सकता है, देख सकता है कि इसके आसपास कुछ कई सारे किलोमीटर तक अगर कोई सबमरीन जा रही है तो उसके नज़र रखना। ओके,
मुख्य तौर पर निगरानी जहाज है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फीफा क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये क्लब वर्ल्ड कप है। इसका आंसर होगा मोरक्को। इसकी घोषणा फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने की है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का कौन सा शहर पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? आंसर होगा धर्मदम। क्या नाम है? धर्मदम। और ये कहाँ पर है? केरल में। ये पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके तमाम जितने भी वार्ड हैं वहाँ पर लाइब्रेरी मौजूद है। और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का निर्वाचन क्षेत्र भी है धर्मदम। ओके, केरल की बात कर रहे हैं हम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पी विजयन है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा इसका कर्नाटक। ठीक है, कहाँ पर हुआ? कर्नाटक के, तो कर्नाटक के उडुपी में हुआ है। नेशनल स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता है, उसका 12 टीमें देश भर से इसमें हिस्सा ले रही है और इसमें अटल ट्रॉफी भी दी जाएगी विजेता टीम को। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश में श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना का उद्घाटन किया उन्होंने। तो ये किस जिले में स्थित है? आंध्र प्रदेश के। आंसर होगा कर्नूल। ठीक है, 26 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है, इस पूरे प्रोजेक्ट का, कुरनूल में। और ये प्रोजेक्ट जो है वो मतलब मंदिर को एक बेहतर अलग रूप दिया जाएगा। आप ये देख रहे हैं फोटोग्राफ। ठीक है, ये केंद्र सरकार ने अपने फंड से इसका निर्माण, इसके जो विकास कार्य है उसका काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फरहान बहरदीन, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, तो किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ओके, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक किस जिले में बनाने का फैसला किया है? भव्य स्मारक। आंसर होगा इसका ग्वालियर। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जन्मस्थली है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, तो उस जगह पर स्मारक बनाया जाएगा। और ये डिमांड बहुत पहले से उठ रही थी और इसके लिए राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने ज़मीन को आवंटित कर दिया है और पूरा बनाने के लिए पैसे भी आवंटित कर दिए हैं। ठीक है, तो ये एक भव्य स्मारक वहाँ पर बनाया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही। मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजधानी है भोपाल, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बैंकों ने वित्त वर्ष 2021-22 तक, पिछले 6 वर्षों में, मतलब 21-22 तक 6 वर्षों की अवधि में कितने रुपए कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया? बट्टे यानी राइट ऑफ कर दिया, इंग्लिश में कहेंगे इसे। आंसर होगा 11.17 लाख करोड़ रुपए। मतलब कि ये रकम वसूल में नहीं आनी थी, तो इसलिए इसे बट्टे खाते में डाल दिया, राइट ऑफ कर दिया गया। हालांकि इसकी वसूली की प्रक्रिया होगी, लेकिन बैंक की प्रायोरिटी से ये अलग हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर मामलों में वसूल नहीं हो पाती है अगर बट्टे खाते में यानी राइट ऑफ कर दिया जाता है उस लोन को तो। और ये बड़े बड़े लोन हैं और इसके बारे में जो जानकारी है ना, वो संसद में दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, 11,17,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिया गया। मतलब कि 2015 से लेकर 2021 तक इतने रकम जो है लगभग डूब चुका है। और इस बात की जानकारी वित्त राज्य मंत्री भगवंत कराड़ ने संसद में दी है दिसंबर में ही एक लिखित जवाब में। उन्होंने कहा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA, जिसमें 4 वर्ष पूरा हो जाता है, अगर उस दौरान ये वसूली नहीं हुई तो बट्टे खाते में डाला गया इसको। ठीक है, बैलेंस शीट से हटा दिया गया बैंक के। मतलब वसूली तो होगी लेकिन प्रायोरिटी से ये अलग हो जाता है, तो एक बहुत ही बड़ी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नायक भैरव सिंह राठौर, उनका निधन हो गया 19 दिसंबर 2022 को। तो वे पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान किस जगह की लड़ाई में वीरता के लिए चर्चित थे? आंसर होगा लोंगेवाला। ठीक है, नायक भैरव सिंह राठौर।
उनका जोधपुर में निधन हो गया। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। और आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, और बॉर्डर फिल्म में उसमें सुनील शेट्टी ने जो रोल अदा किया था, इन्हीं का रोल अदा किया था। ठीक है, इन्हीं का रोल अदा किया था नायक भैरव सिंह राठौर का। हालांकि फिल्म में तो दिखाया गया था कि इनका निधन हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये अभी जीवित थे और इन्होंने शानदार लड़ाई लड़ी थी उस दौरान। कहाँ पर? लोंगेवाला के युद्ध को लेकर। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द लाइट वी कैरी, उसकी लेखिका कौन है? आंसर होगा मिशेल ओबामा। ओके, मिशेल ओबामा कौन है? जो बराक ओबामा है राष्ट्रपति थे, उनकी वाइफ। बुक का पूरा नाम क्या है? लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। तो इसको लिखा है उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 दिसंबर को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का उस दिन जन्म होता है। तो केंद्र सरकार ने 2014 में इसकी घोषणा की हुई थी और हर साल 25 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चीन ने भारत के किस जिले में डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस की याद में स्कूल खोलने की घोषणा की है? आंसर होगा सोलापुर, ये महाराष्ट्र में है। चीन ने ये ऐलान किया है। चीन के प्रतिनिधि सरकार के जनरल कौशल कोंग, वो मुंबई आए थे दिसंबर में और उन्होंने इस दौरान घोषणा की डॉक्टर कोटनिस की 80वीं पुण्यतिथि पर। ठीक है, चीन जो है महान भारतीय चिकित्सक डॉक्टर द्वारिकानाथ शांताराम कोटनिस को याद कर रहा है और वो मूलतः महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के रहने वाले थे। अब सवाल है कि क्यों डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस को इतना सम्मान दिया जा रहा है चीन के द्वारा, कि स्कूल भी खोला जा रहा है? उसके लिए इनके बारे में जानना होगा। द्वारिकानाथ शांताराम कोटनिस जो है, जिनको चीनी नाम जो है वो दिहुआ से भी जाना जाता है और चीन में उनका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। उनका वहाँ पर स्मारक भी है चीन में। सोलापुर में जन्म हुआ था उनका, मेडिकल की पढ़ाई की और 1938 में चीन पर जब जापान के द्वारा हमला हुआ था तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से निवेदन किया था कि कुछ डॉक्टर चीन में भेजें। उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो उन्होंने एक विज्ञप्ति के जरिए कहा और लोगों से भी कहा कि चीन की सहायता की जाए। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और फिर करीब 22,000 रुपये, ये उस समय की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 1938 की बात हो रही है, आज़ादी से पहले की बात हो रही है। तो उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वयंसेवकों की टीम भेजी डॉक्टर्स की और 22,000 रुपये की राशि भेजी थी। और ये रकम से और इन डॉक्टरों ने चीन में वहाँ पर जाकर जो युद्ध जापान के द्वारा जो हमला हुआ था उस दौरान वहाँ चीन के लोगों का इलाज किया उन्होंने और उसकी वजह से उनका काफ़ी नाम जाना जाता है। बाद में वो वहीं रह गए और उन्होंने शादी भी की। उनका एक बेटा भी है जो अभी हैं उनके बेटे, उनका नाम था इनहुआ। ठीक है, इनहुआ का मतलब होता है कि भारत और चीन, चीनी भाषा में। ठीक है, और 9 दिसंबर 1942 को उनका निधन हो गया था। निधन पर माओ त्से-तुंग ने कहा था कि हमारी सेना ने एक मददगार को खो दिया है, एक दोस्त को खो दिया है। ठीक है, तो इसी वजह से चीन ने ये कहा है कि वो सोलापुर में एक बड़े स्तर का एक स्कूल खोल रहा है उनकी याद में। ठीक है, चीन की बात कर लें, राष्ट्रपति अभी कौन है? शी जिनपिंग। मुद्रा क्या है? चीनी युआन। राजधानी बीजिंग है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चीन से तनाव के बीच इंडियन आर्मी ने अपने बेड़े में शामिल करने के लिए किस अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? आंसर होगा प्रलय। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और भारतीय सेना टेक्निकल ऑपरेशन के लिए प्रलय अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने की मतलब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, भारतीय सेना कर रही है। और तमाम न्यूज़ के अनुसार इससे भारतीय सेना की कैपेबिलिटी जो है ना LAC पर खासतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत ही मजबूत हो जाएगी। ओके, और प्रलय का सफल टेस्ट दिसंबर 2022 में ही किया गया था, 2 बार किया गया था और भारतीय सेना में शामिल करने का पूरा प्रोसेस चल रहा है। और ये जो मिसाइल है ना वो
चीन के डोंगफेंग मिसाइल का मुकाबला करने में बहुत ही सक्षम है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कल मॉर्निंग को भी मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और हाँ, अगर आपने मैराथन वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, और इसका PDF भी अवेलेबल है, मेंबरशिप के साथ अवेलेबल है। आप मेंबरशिप के जरिए बहुत सारे सुविधाएं ले सकते हैं अगले 1 साल तक के लिए। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर जरूर करिएगा। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को।